हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा अभी चल रहा है मॉड्यूल सी। ठीक है, मॉड्यूल सी हमारा किसके बारे में है? ये है हमारा ट्रेजरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आज हम लोग इसी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व एसेट्स की। तो जहां पर हमारे सीआरआर और एसएलआर की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी आती है। क्यों आती है? ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। इंपॉर्टेंट हमारी चीजें जो होती हैं वो सभी आरबीआई देखता है। आरबीआई कौन है? आरबीआई है बैंक। ठीक है, बैंक्स का बैंक है और बैंकर्स बोल सकते हैं, बैंकर ऑफ और बैंक है ये। इसके अलावा गवर्नमेंट का बैंक माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आरबीआई की रेगुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी एस्पेक्ट्स होती हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि मनी सप्लाई में यहाँ पर आरबीआई का क्या रोल है। तो आरबीआई यहाँ पर आपको पता है करेंसी जो है उसको कंट्रोल करता है कि भाई सर्कुलेशन में अभी कितना करेंसी है। और तो अगर हम बात करें, ये हमारे टोटल मनी सप्लाई का बहुत छोटा हिस्सा होता है। क्यों छोटा हिस्सा होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में समझाती हूँ। अब आपने अपने अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपए डिपॉजिट किए। आपने कैश डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में। आपके अकाउंट से बैंक ने क्या किया, इन 10,000 रुपीज को लिया और कहीं पर भी किसी लोन में क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके अकाउंट में तो लेकिन 10,000 रुपए ही शो कर रहा है और ये अमाउंट इन्होंने डिजिटली क्या किया, लोन में भी दे दिया। तो यहाँ पर ये 10,000 रुपए ही दो जगह यूज हो रहा है। तो टोटल मनी सप्लाई जो है वो अलग है और करेंसी सर्कुलेशन हमारी अलग हो जाती है। मनी सप्लाई में हमारा क्या क्या आता है? जो बैंक अपनी लैंडिंग्स कर रहे हैं, डिपॉजिट क्रिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर मनी मल्टीप्लाई हो रही है। एक्चुअल में कितना डिपॉजिट आपने कैश किया है? 10,000 रुपए। क्या आपने यहाँ पर कोई लोन दिया है? नहीं, लेकिन बैंक ने आपकी तरफ से वो पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा, मनी सप्लाई जो है इसको हम ब्रॉड मनी के टर्म्स में लेते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? ब्रॉड मनी में आपका आता है करेंसी जो सर्कुलेशन में है, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स हो गए आपके, जो कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या हो गए आपके? सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट्स क्या हो गए आपके? एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। नेक्स्ट आते हैं रिजर्व एसेट में। अगर हम बात करें, मनी सप्लाई जो है वो बेसिकली आप देखेंगे एक स्टॉक वेरिएबल है। तो अगर हम बात करें M1 की, तो M1 आपका क्या आता है? यहाँ पर जो भी आपकी करेंसी है, चाहे वो पेपर नोट्स हो चाहे वो कॉइन्स हो, जो कि पब्लिक के पास हैं। इसके अलावा जितने भी कमर्शियल बैंक्स में डिमांड डिपॉजिट्स हैं, और यहाँ पर नेट में हम लिखते हैं। नेट क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टोटल डिपॉजिट जो कि हमारे पब्लिक के बैंक में होल्ड करके रखे हुए हैं, उनको हम कंसीडर कर रहे हैं। फिर आता है आपका M2। M2 में क्या आ जाएगा? एक तो आपका M1 आ जाता है, प्लस आपके जो भी सेविंग डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस बैंक्स के सेविंग बैंक्स के साथ में है। फिर M3 में क्या आएगा? M3 में आपका M1 आ जाता है और नेट डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स की, कमर्शियल बैंक के पास में आपके कितने टाइम डिपॉजिट्स है। यहाँ हमने डिमांड डिपॉजिट लिया, यहाँ पर हम टाइम डिपॉजिट्स भी लेकर चलते हैं। M4 में क्या आएगा? जो भी टोटल डिपॉजिट्स आपके पोस्ट ऑफिस के साथ हैं, उनको भी हम लेकर चलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर हमारे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, तो M1 और M2 जो है ये नैरो मनी में आते हैं और M3 और M4 आपकी ब्रॉड मनी में आते हैं। ओके, चलो अभी बस इतना ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आरबीआई क्या कर रहा था यहाँ पर। आरबीआई मनी सप्लाई में M3 को यहाँ पर कंट्रोल कर चल रहा था, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। ठीक है, अगर बात करें सीआरआर की और एसएलआर की, तो यहाँ पर ये कंट्रोल करते हैं लिक्विडिटी को। सीआरआर क्या है कि यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनको आरबीआई के साथ में कुछ कैश रिजर्व में रखना पड़ता है, जिसको वो कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एसएलआर क्या है? एसएलआर में बोला जाता है कि बैंक्स जो है उनको यहाँ पर कुछ गोल्ड, कैश या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट, इस तरह की चीजों को अपने पास में होल्ड करके रखना होता है। तो यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर आपके दो रेशियोज होते हैं जिनको आपको मेंटेन करना है।
रिजर्व एसेट्स में हमारे सीआरआर में कैश डिपॉजिट्स आ जाते हैं जो आरबीआई के पास होते हैं, और एसएलआर में इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी गवर्नमेंट अप्रूवल सिक्योरिटीज में है, गोल्ड में है या कैश में है, वो आ जाती हैं। ठीक है, अब आती है बात सबसे पहले हमारे कैश रिजर्व रेशियो की। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट ये आता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 18 के अंडर आता है। परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज जो है वो यहाँ पर बैंक को मेंटेन करके चलनी होती है। करेंटली जो बोला गया है वो यहाँ पर 4% बोला गया है। आई थिंक 4% ही है या फिर थोड़ा कम 4.5 कुछ हो गया है, कुछ चेंजेस हैं वो आप देख लेना करेंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग जब भी आप एग्जाम देने जाओ। ओके, बुक में वो मेंशन था तो वो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, लेकिन एग्जैक्टली कुछ सीआरआर में थोड़ा सा चेंजेस है, मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, सॉरी। चलिए एसएलआर की बात करें तो एसएलआर आपका आता है 24 सेक्शन में ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि नेट एनडीटीएल जो बैंक्स को क्या करना है, या तो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा हो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में या फिर गोल्ड में या फिर कैश में होना चाहिए। पहले लिमिट्स यहाँ पर 25 से 40% होती थी, लेकिन आरबीआई ने 2007 के बाद में इन लिमिट्स को चेंज कर दिया है। करेंटली एसएलआर शायद 18.5% है या फिर 18% है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंस क्या है सीआरआर और एसएलआर की, तो यहाँ पर हमें रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं लिक्विडिटी को। अगर मान लो बैंक के पास में, ठीक है, हमने ज्यादा कैश रखवा दिया, मतलब सीआरआर कम करने के लिए बोल दिया बैंक को आरबीआई ने, तो बैंक के पास ज्यादा कैश आ जाएगा। ज्यादा कैश आ जाएगा तो वो इस कैश को क्या यूज करेंगे, बेसिकली लैंडिंग में, ठीक है, लोन्स वगैरह देने में हेल्प करेंगे ये। तो यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और अदरवाइज उल्टा हो जाएगा कि अगर बढ़ा दिया सीआरआर तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। सेम गोस फॉर एसएलआर ऑल्सो, ठीक है। तो अगर हाई है तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं लिक्विडिटी को, अब बैंक को ज्यादा कैश अपने पास या फिर आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और लो है तो यहाँ पर ये फंड्स रिलीज कर सकते हैं। प्रिवेंट्स बैंक फेलियर्स, अब ये एक तरीके से बैंक को लिक्विडिटी क्वेश्चन देते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया तो बैंक जो है सबसे पहले क्या करते हैं, जो एसएलआर में इनके पास डिपॉजिट्स थे उनको भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। तो कुछ कुछ लिमिट्स होती हैं जिनमें हम इन्हें यूज कर सकते हैं, अभी समझेंगे कि क्या लिमिट्स है। इसके अलावा बैंक्स को यहाँ पर इंश्योर हो जाते हैं कि भाई उनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि वो अपनी डेली नीड्स को या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हो और इंटरेस्ट रेट्स को भी कंट्रोल कर रहे हो। एमसीएलआर के बारे में पता है ना, तो एमसीएलआर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बेंचमार्क रेट की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जो भी हमारे लोन्स वगैरह हम देते हैं वो बेंचमार्क रेट्स के अकॉर्डिंग जा रहे होते हैं। एक्सेस लिक्विडिटी अगर हमारी है तो ये इन्फ्लेशन को रेज कर देती है, और शॉर्टेज होगी तो इंटरेस्ट रेट्स जो है हमारे वो रेज हो जाते हैं, ठीक है। चलो अगर यहाँ पर आरबीआई क्या कर रहा है, जो भी हमारी लिक्विडिटी है उसी के हिसाब से हमारी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं उनको देखता है कि भाई हमें अभी यहाँ पर मान लो अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, अभी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, रियलिटी में नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई अपने रेट्स को ना कम करता जा रहा है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी इंफ्यूज कर पाए। तो इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से कैलिब्रेशन कर रहा होता है हमारी लिक्विडिटी का। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही है। अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे पहले वो समझ लो। कल की क्लास में ना हम मतलब मंडे को तो क्लास होती नहीं है, ट्यूसडे को क्लास होगी, तो उसमें हम कुछ कुछ चीजें समझेंगे कि सीआरआर हमारे बैंक्स को कब यहाँ पर रिपोर्ट करना होता है, एसएलआर कब रिपोर्ट करना होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को हम अच्छे से इन डिटेल समझेंगे, और इस पर से आपके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा यहाँ पर होली फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, और इसमें आपके लिए पीडब्ल्यू कुछ नहीं लाए ऐसा हो नहीं सकता। तो जैकैप वाला अपने सभी महापैक्स पर और अपने सभी लाइव बैचेस पर आपके लिए फ्लैट 500 रुपीज का ऑफ लाया है महापैक्स, और लाइव बैचेस पर लाया है 300 रुपीज का ऑफ, ठीक है। तो अगर बात करूं वैलिडिटी की, तो यहाँ पर ये वैलिडिटी आपकी 18 मार्च तक है, जो कि 14 मार्च से शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा आप देखेंगे CIIB महापैक, जहां पर आपको हमारे सभी बैचेस की एक्सेस मिलती है, ठीक है। अब वो बैचेस चाहे आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट के हो, चाहे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हो, या फिर मैं बोलूं CIIB का हमारा पूरा का पूरा पैकेज आपको मिलता है कि आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है
आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको और क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है, मॉक्स, क्विजेस, क्वेश्चंस सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप इस CIIB का पूरा महापैक का फायदा उठाकर कर सकते हैं। अब देखते हैं प्राइसेस। तो देखो, अगर आप 6 महीने वाली वैलिडिटी का यहाँ पर महापैक ले रहे हो तो इसमें आपको ये पड़ेगा 2999 का। 12 मंथ्स वाला आपके लिए रहेगा 4499 का और 24 मंथ्स वाला आपके लिए रहेगा 6499 का। इसके अलावा हमारा CIIB का अभी MCQ बैच चल रहा है, जहां आपकी फैकल्टीज आपको लाइव क्लासेस में MCQ सॉल्व करवा रही हैं, केस स्टडीज एग्जाम लेवल की सॉल्व करवा रही हैं। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस है 1899 का। ओके, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर भी आपको एक तो क्लासेस मिल रही है लाइव, ठीक है, इसके अलावा क्लास के नोट्स मिल रहे हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट मिल रहा है, मॉक्स, क्विजेस, क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखो, एक तो अगर आप महापैक लेना चाहते हो तो ये चारों ही सब्जेक्ट्स आपके महापैक में आपको ये फाउंडेशन बैचेस मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप अलग से लेना चाहते हो तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इसके अलावा रूरल बैंकिंग और सेंट्रल बैंकिंग, 4 यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। हर एक बैच का प्राइस 499 है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर रूरल बैंकिंग की तो वो आपको आशीष सर पढ़ा रहे हैं। आपको अगर पढ़ना है हमसे सेंट्रल बैंकिंग तो वो भास्कर सर पढ़ा रहे हैं। HRM की बात करें तो आशीष सर पढ़ा रहे हैं और महेश सर यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में आकर वहां भी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी ट्यूसडे को। थैंक यू सो मच।